ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये वीडियो सीरीज रहेगी टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी का एनालिसिस। ये वीडियो पार्ट नंबर 1 रहेगा। इस पूरी वीडियो में हम 2 क्वेश्चन का एनालिसिस, 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे अपने क्वेश्चन को यूनिक बना सकते हैं, कैसे क्वेश्चन अपने दूसरे की आंसर राइटिंग से डिफरेंट बना सकते हैं। दूसरा, हम बेसिक फंडामेंटल मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए वो सीखेंगे। और सबसे यूनिक थिंग इस पूरे एनालिसिस की ये है कि हम जो ये मॉडल पेपर मिस्टर कनिष्क कटारिया का डिस्कस करने वाले हैं उसको कंपेयर करेंगे। हम क्या ऑफिशियल यूपीएससी मेंस ऐसे क्वेश्चन पूछता है या नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी हमने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे आपको प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि प्रीलिम्स कैसे करना है, बट कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है या उसको कैसे क्रैक किया जाए। क्योंकि हमें जो पता होता है हम वैसे ही लिखते हैं, बट क्या यूपीएससी की डिमांड है, इस पूरे डिस्कशन में हम देखेंगे। देखिए, इस वीडियो को मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आप बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे और जितने भी लोग नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आप इसमें 300 लाइक, ठीक है, एम करते हैं 300 लाइक का, तब उसके बाद हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो पार्ट को जल्दी मोटिवेटेड होकर आपके लिए बनाएंगे। तो आपको 300 लाइक करने हैं फर्दर के, क्योंकि ये पूरी हम सीरीज मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि 60 से 70 पूरे एनालिसिस होंगे, जिसमें कि ऐसे भी GS1 GS2 एथिक्स भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा वीडियो पार्ट नंबर 1। अब ये आपको ये जो PDF हम जिससे पढ़ा रहे हैं आपको वो कहाँ से मिलेगी? आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा, ठीक है, स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा बिना स्पेस दिए टाइप करना है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा UPSC PCS डिस्कशन एंड PDF। यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये वाली PDF और हमारा जो ऑफिशियल मेंस का पेपर है यहाँ पर शेयर कर दिया, जिसमें कि आपको ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप PDF ले सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्या पैटर्न रहने वाला है, अच्छे से समझते हैं। 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलेंगे। ये पेपर है UPSC जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का। आप सबको पता है इस टॉपिक में क्या आता है। इस टॉपिक में आता है पॉलिटी, पार्लियामेंट, गवर्नेंस, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, हेल्थ सेक्टर कैसा है, वो सब इस पूरे पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट में एक अच्छी बात ये भी है कि इसका कंक्लूजन जो है हम आपको एक पिक्चर के फॉर्म में देंगे, ठीक है, वो भी आपको टेलीग्राम ऐप से जो हमारा ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आंसर लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। देखिए पहला पार्ट है क्वेश्चन का। इन दिस कॉन्टेस्ट डिस्कस वेदर आवर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम ए शैडो कैबिनेट। अब देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपका कंक्लूजन लिखा है। देखिए, एनालिसिस बाय पंकज बोहरा। पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में आपको करना है। देखिए बहुत अच्छे से हम आपको इसको बता रहे हैं कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी कर सकते हो, ठीक है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसको उस बेसिस पर हम पार्ट को डिवाइड करेंगे। अब देखिए पार्ट 1 में क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है इस पे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। अब पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये 150 शब्दों में लिखना है और 10 मार्क्स का है। क्या ऐसा हमारा UPSC ऑफिशियल मेंस में पूछा जाता है? यस, 10 मार्क्स का ही पूछा जाता है। मैं UPSC का ऑफिशियल 2018 का पेपर दिखाता हूं, जो कि रिसेंट हुआ था, मेंस 2018 जनरल स्टडीज़ पेपर 2 UPSC का CSE 2018 का, ठीक है, GS2 का ही पेपर है, ठीक है, मेंस टॉप। ओके, नाउ ऐसा क्वेश्चन क्या है? देखिए सबसे है EVM के बारे में पूछा गया है। देखिए इसी से सिमिलर जो अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कितना ज़्यादा अप्रोच हमारी सही है, क्या हम सही आंसर को डिस्कस कर रहे हैं या सही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं या नहीं, उससे हमें पता चलेगा कि ऑफिशियल पेपर में क्या मेंशन है। यस, देखिए ऑफिशियल क्वेश्चन में ये देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। जनरल स्टडीज़ में UPSC मेन्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पिछले 2018 के पेपर में नीचे वाले क्वेश्चन 15 मार्क्स के और ऊपर वाले क्वेश्चन देखो 10 मार्क्स के हैं। ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन कितने हैं? 10 मार्क्स के हैं। तो 150 शब्द से लेके 200 शब्दों में लिखना पड़ता है।
तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देखिए। तो हम डिस्कस करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा टू द पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कैन इन्फोर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन। इस क्वेश्चन को बताने का यही मेन फोकस है कि हम सही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा देखो, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है? व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो व्हेन सच डिक्लेरेशन रिमेन इन फोर्स। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यस, तो इससे हम इंश्योर हो जाते हैं, पूरा हम लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि यस हम एक सही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं अपने मेन बॉडी पार्ट में। हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो पहला मैंने बताया कि क्वेश्चन को डिवाइड कर लो पार्ट्स में। तो पहला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है देख लो, व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्ले इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, पहला पार्ट। दूसरा देखो पार्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर द पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम ए शैडो कैबिनेट। अब इस पूरे क्वेश्चन के दो पार्ट, हम पार्ट 1 में देखो अच्छे से देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर लेंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पर आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़, मैंने दूसरा क्या बताया, जब आप पार्ट 1 में पहला स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं फिर अपने आंसर राइटिंग का, जब आप पार्ट में ब्रेक कर लोगे तो पहला पार्ट चूज़ करो। पहले पार्ट में सबसे पहले की टर्म को चूज़ कर लो। देखो पहला पार्ट पिक और चूज़ की टर्म, जो की टर्म है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट चूज़ कर लो, ठीक है। पहला पार्ट में से की टर्म को चूज़ करो, फिर स्टेटमेंट चूज़ करो, फिर की टर्म को डिफाइन करो, फिर स्टेटमेंट को डिफाइन करो, फिर उसके बाद सेम स्टेप हर एक पार्ट के लिए अप्लाई करो। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि जो अपोजिशन का रोल डेमोक्रेसी में क्या है। पहला, क्योंकि बहुत सारी, ये देखिए अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, भारत के अगर बारे में बात करूं, बीजेपी है, कांग्रेस है, दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहला पार्ट का हमने चूज कर लिया, ये क्वेश्चन मार्क था, पहला पार्ट है। अब की टर्म क्या है, अब बहुत सारे की टर्म हैं, जैसा कि मिस्टर कनिष्क कटारिया ने भी यहाँ पर अंडरलाइन किया है, रोल ऑफ अपोजिशन। बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, यार पार्ट 1 में तो डेमोक्रेसी दिया है तो मैं डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पर डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं आती। यहाँ पर देखो डायरेक्ट पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन प्ले इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक सब पार्ट है, इनडायरेक्ट पार्ट तो आपको बताना ही नहीं है। तो हमारा की टर्म क्या है फिर, रोल ऑफ अपोजिशन। अभी अपोजिशन, मेन अपोजिशन आपके माइंड में कौन सी आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, तो मैंने कहा कि पहला पार्ट में से पार्ट को देखो क्या करो कि की टर्म को उठाओ, उसको डिफाइन करते रहो। अब पहला पार्ट हम देख लेते हैं क्या है, रोल ऑफ अपोजिशन। नाउ इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा है कि देखो रोल ऑफ अपोजिशन इज वेरी क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा होता है हम कुछ और बता देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन वाले को तभी मजे आएगा पढ़ने में भी। मुझे ये आंसर राइटिंग पढ़ने में इसलिए मजे आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जो पूछा गया है उसके बेसिस पे इन्होंने आंसर दिया है। तो पहले पार्ट से हमने की टर्म उठा दिया, रोल ऑफ अपोजिशन, कि अपोजिशन का रोल क्या है, और उसी को इंट्रो पार्ट स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करने में नहीं रहूंगा, बट रोल ऑफ अपोजिशन है तो उसको डिफाइन करूंगा जैसा कि इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। देखो रोल ऑफ अपोजिशन इज वेरी क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी, पहला। अब सबसे अच्छी बात, सबसे पहले ये क्या है, देखो पूरा क्लीन है, पूरा गैप दिया हुआ है। अगर कोई स्टार्ट किया है क्वेश्चन, उसमें फिर हाईलाइटेड बुलेट्स पॉइंट्स हैं। देखो पहला ऐसा लिखा, फिर कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ पर डैश डैश करके इन्होंने पॉइंट्स बना दिया। ऐसा नहीं कि आप 1 2 डाल ले हो, ऐसा मत करो, या तो डैश डाल दो या ऐसे डॉट डाल दो, ठीक है। ऐसा करा करो अपनी आंसर राइटिंग में। तो उन्होंने पहले उसमें क्या कर दिया, सिंपल सी बात है कि अपोजिशन का रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है डेमोक्रेसी में, जो पूछा गया है उन्होंने। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि मोनोपोलाइजेशन को, जो पावर की मोनोपोली होती है उसको प्रिवेंट करता है। यस, बिल्कुल अच्छी बात है, या तो बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी या दूसरी गवर्नमेंट रहेगी उसको। तो अपोजिशन का क्या रोल है वो बता दिया इन्होंने। हाईलाइट डेफिशिएंसी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो देखिए, और दूसरा एनालिसिस इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने पूरा कुछ एलोबरेट ज़्यादा नहीं किया, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना एलोबरेट। हमको की टर्म एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि उनको बस छोटे छोटे कीवर्ड लिखो जिससे कि हम पूरा एक्सप्लेन कर सकें। अब ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। तो जब भी आप, अब हम जब द हिंदू का एनालिसिस करेंगे या आंसर राइटिंग का एनालिसिस करेंगे, तो तभी तो मैं क्या बताता हूँ आपको, कीवर्ड बता देता हूँ, पॉइंट वाइज बताता हूँ। द हिंदू आप एनालिसिस हमारा सुनेंगे तो उसमें हम पॉइंट वाइज ही बताते हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया। फिर रोल ऑफ अपोजिशन क्या है
कि मोनोपलाइजेशन पावर, पहला पॉइंट उन्होंने ये लिख दिया। दूसरा ये लिखा कि हाईलाइट डेफिशिएंसी इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, अब देखो इन्होंने जब पॉइंट लिखे हैं तो इन्होंने मेजर टर्म को हाईलाइट भी किया है, देखो अंडरलाइन कर दिया है कि प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर। तो डायरेक्ट एग्जामिनर के डायरेक्ट जब वो देखता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हाईलाइट डेफिशिएंसी, देखो इसको अंडरलाइन कर दिया है इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा, बस छोटे स्टेटमेंट से। और देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत तगड़ी इंग्लिश चाहिए, नहीं, देखिए बहुत छोटे छोटे कॉमन टर्म इन्होंने लिखे जिससे कि समझ में आ जाए। ओके, प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द पीपल, देखिए तो ये मैं पूरा आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये हमने देख लिया कि इन्होंने बता दिया। पहला जो टर्म था जो कि मैंने लिखा हुआ है, देखो कि पार्ट 1 को पिक करो, उसमें से की टर्म या स्टेटमेंट को चूज करो, उसको डिफाइन कर दो। तो उन्होंने वैसा ही किया है, डायरेक्ट इन्होंने हमारा पहला पार्ट 1 है रोल ऑफ अपोजिशन, और उसको पूरी तरह डिफाइन कर दिया कि उसका रोल क्या है। तो रोल ऑफ अपोजिशन 3-4 पॉइंट लिख दिए, मोनोपोली, हाईलाइट एफिशिएंसी, ऑल्टरनेटिव बता देते हैं। प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू पीपल, मतलब अब हमारे पास है ना ऑल्टरनेटिव दे दिया है, या तो हम मिस्टर गांधी को वोट करेंगे या मिस्टर मोदी को वोट करेंगे, ऑल्टरनेटिव हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब पहला उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखो अब एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी चीज़ को डिफाइन करते हो तो इसके बाद आगे वाली एक और चीज़ रखना, इसमें ऐड कर लेना। ये चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ इस पूरे पेपर में, कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको भी एक्सप्लेन करना है उसी चीज़ में। देखो इन्होंने डायरेक्ट इन्होंने पहले रोल ऑफ अपोजिशन को समझा दिया, फिर प्रेजेंट चीज़ में जो चीज़ आप पॉजिटिव लिखते हो उस चीज़ का रोल लिखते हो, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी आपको बताना है। देखो इन्होंने डायरेक्ट लिखा, हाउएवर इन रिसेंट ईयर इट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइड फॉर नेगेटिव एक्शन लाइक। अब देखिए अपोजिशन का हमने, देखिए किसी भी चीज़ को यूपीएससी में ये बोला जाता है कि आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आपने किसी चीज़ का पॉजिटिव लिखा तो उस चीज़ का नेगेटिव कंसर्न क्या है वो भी लिखने पड़ेंगे। तो इन्होंने डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल सी बात है, पढ़ने में इन्होंने रोल ऑफ अपोजिशन को समझाया, उसके बाद ये बोला कि रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, फिर इन्होंने डैश 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 करके, और एक पहले से हेडलाइन, देखो रोल ऑफ अपोजिशन, फिर उसके बाद एक और हेडलाइन लिखी, ठीक है, कि नेगेटिव चीज़ क्या है। ओके, डिसरप्शन इन द पार्लियामेंट पहला। दूसरा, पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग टू डिफीट द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग मतलब पैसे देके एमएलए एमपीज को खरीदना, ठीक है, तो इन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जो डेफिनेशन वाला था। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। देखो इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम शैडो कैबिनेट। अब दूसरा पार्ट है, इसमें की टर्म हमने चुनने हैं जो कि इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। देखो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर अवर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम शैडो कैबिनेट और नॉट। अब जैसा मैंने बोला था, देखो बहुत सिंपल है, पार्ट 1 चूज़ कर लो। पहला ये है कि की टर्म चूज़ करो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट चूज़ करो। देखो पहले पार्ट में ऐसा तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपको रोल ऑफ अपोजिशन ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने की टर्म से अच्छा हमने एक स्टेटमेंट चुनना चूज़ किया, रोल ऑफ अपोजिशन। अब देखो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ पर 2 की टर्म है, एक तो है शैडो कैबिनेट, ठीक है, पहला की टर्म। दूसरा है पार्लियामेंट। देखो डिस्कस वेदर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट, क्या पार्लियामेंट को इससे फायदा होता है या नहीं, इन्होंने भी अंडरलाइन किया है। तो आपको भी ऐसा ही है, अपने क्वेश्चन को ब्रेक करना है, जो की टर्म है उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखो शैडो कैबिनेट आया, तो इन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं देखा, इन्होंने शैडो कैबिनेट को डिफाइन कर दिया कि शैडो कैबिनेट एक बॉडी है जो कि मिरर है हमारे कैबिनेट गवर्नमेंट का। जैसे हमारी बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो अभी वैसे ही कांग्रेस अभी अपोजिशन की पार्टी है, तो जैसे ही वहाँ के पीएम और एक तरह से पूरी कैबिनेट शैडो बनी हुई है। मतलब शैडो कहने का मतलब डायरेक्ट यही है कि अभी रूलिंग पार्टी है तो उसके पैरेलल हमारी एक अपोजिशन पार्टी भी चलती है, उसी को शैडो गवर्नमेंट कहते हैं या शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो पहला इन्होंने शैडो कैबिनेट को एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट देखा कि इन्होंने पूछा है कि पार्लियामेंट का क्या बेनिफिट है, ठीक है, पार्लियामेंट का क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर देखो शैडो कैबिनेट को इन्होंने एक्सप्लेन किया और सीधे बिना किसी बड़ा स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट लिख दिया कि शैडो कैबिनेट को एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। देखो ज़्यादा कोई सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं कि ये अब बनी थी यूनाइटेड किंगडम, ये 150 वर्ड का है, तो आपको डायरेक्ट कुछ इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। तो एक और माइंड की यहाँ पर क्लैरिटी करो
कि हाँ ये तो यूनाइटेड किंगडम से लिया है या इतने इसमें बनी थी, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। शैडो कैबिनेट क्या है इसको एक लाइन में समझाओ, फिर डायरेक्ट जो पूछा गया है उस पर ज़्यादा फोकस करो कि इट हेल्प्स इन गवर्नमेंट पॉलिसीज को ट्रैक करती है, मेंटेन करती है कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है, मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम, ठीक है, हाईलाइट द प्रॉब्लम्स इन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, तो ये लिख दिया उन्होंने। अब एक और चीज़ है, देखो इन्होंने शैडो कैबिनेट बोल दिया, पार्लियामेंट को कैसे हेल्प करेगा ये लिख दिया। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसके नेगेटिव चीज़ क्या होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, हाउएवर इट्स रेलिवेंस टू इंडियन पार्लियामेंट इज स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग। अब इन्होंने क्या किया, देखिए क्वेश्चन वाले ने ये पूछा ही नहीं है कि चलो ये रेलिवेंस है या नहीं, बट इन्होंने हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसा मैंने बोला कि आप अगर किसी क्वेश्चन को रोल बताते हो तो उसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी बता दो कि उसमें क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। जैसा हमने पहले पार्ट में देखा ना कि इन्होंने अपोजिशन का रोल बताया और बुलेट पॉइंट्स में 4 पॉइंट लिख दिए, और जो 4 पॉइंट लिखे हैं उनको जो भी टर्म है उनको अंडरलाइन भी कर दिया। अब उसका रिसेंट ईयर में उसी के नीचे 2-4 लाइन उसका नेगेटिव क्या चीज़ें हैं वो भी लिख दी, मतलब चैलेंजेस क्या हैं वो लिख दिए। देखो पूछे नहीं है चैलेंजेस, बट आपको जैसा यूपीएससी में मैंने बोला कि सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए, तो चैलेंजेस भी आपको पता होने चाहिए। अब आपको, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो द हिंदू का मैं एनालिसिस इसी बेस पर करता हूँ कि मैं ग्रीन पेन से क्या कर देता हूँ, जो है ग्रीन पेन से पूरा सॉल्यूशन लिखता हूँ और रेड पेन से चैलेंजेस लिख देता हूँ, क्योंकि आपको दोनों ही आने चाहिए। तो शैडो कैबिनेट इन्होंने बताया, इन्होंने शैडो कैबिनेट का फ़ायदा बताया बुलेट पॉइंट्स में। अब उसके बाद डायरेक्ट देखो क्या इसका रेलिवेंस है इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इन्होंने ये बोला कि जनरली वर्क्स वेल इन द 2 पार्टी डेमोक्रेसी। अब थोड़ा सा शैडो गवर्नमेंट का इन्होंने ये बता दिया कि चलता क्या है, स्टैटिक थोड़ा सा ये पोर्शन है कि शैडो गवर्नमेंट 2 पार्टी सिस्टम में, जहाँ पर जनरली 2 पार्टी हैं, जैसे अमेरिका में ये अच्छा काम करेगा जहाँ पर 2 पार्टी हैं। इन्होंने फिर आगे लिख दिया कि वेयर इंडिया हैज़ मल्टीपल और न्यूमरस पार्टीज़। देखिए मल्टीपल पार्टीज़ बोलो या न्यूमरस पार्टीज़ बोलो, एक हल्का सा सिंपल वे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, ठीक है। बाकी वास्ट ऑप्शन विल लीड टू पावर स्ट्रगल, अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो पावर स्ट्रगल की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। तो इन्होंने बस हल्के 2-3 पॉइंट में नेगेटिव भी समझा दिया कि चैलेंजेस हैं, आपने उसके बारे में समझाना और चैलेंजेस क्या हैं उसको लिखना ही है, चाहे क्वेश्चन वाला पूछे या ना पूछे। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख दिया, बहुत कम में 150 शब्दों में। अब देखो, अब इतना बड़ा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इन्होंने कभी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, और देखिए अपनी आंसर राइटिंग का एक चीज़ वर्ड लिमिट फिक्स कर लीजिए, 10 मार्क्स 150 शब्द। और देखो कितना छोटा लिखा है, ये पहला पेज है, यहाँ तक ये पहला पेज है और ये हो जाएगा दूसरा पेज, बस 2 पेज लीजिए, ख़त्म कीजिए, उसके बाद तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर ये देख लेना, तो पहला पेज सिर्फ ये है, सिर्फ 2 पेज में आना चाहिए 150 शब्द का। तो आप बहुत सारे लोग देखो इसमें भी इन्होंने कितना गैप किया, तो आपको ज़्यादा लिखना ही नहीं है। तो मैं जैसा बोलता हूँ कि आपको कीवर्ड बनाने हैं जो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। आप बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपके वो 300-400 वर्ड के हो जाएंगे। तो आज से क्या करना है, आपको कीवर्ड्स बनाने हैं। इससे हमें क्या समझ में आया कि कीवर्ड्स लिखो, बस की टर्म्स लिखो, और वो की टर्म्स ऐसे होने चाहिए कि इससे पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है कंक्लूजन में। अब देखिए इंट्रो हमने देख लिया, पार्ट 1 का ब्रेक कर लिया। अब देखो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप नेशन बिल्डिंग में आप अपना बहुत ज़्यादा जो है कॉपरेशन करते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा आपको कंक्लूजन में। मैं हर बार अपने पेड यूज़र्स से यही कहता हूँ कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहो आप। जैसा इन्होंने देखो लास्ट में कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। दो द आइडिया इज़ क्रेडिबल, आइडिया बहुत अच्छा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर एक्सेप्टिंग इट। शैडो कैबिनेट को एक्सेप्ट करने से पहले उसके हमें प्रोज भी देखने चाहिए, कॉन्स भी देखने चाहिए। देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव नेचर में इन्होंने अपने आंसर को एंड किया। तो याद रखना हमेशा एग्जामिनर को या जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको तभी मजे आएंगे आपके आंसर पढ़ने में लास्ट में, जब आप कोई पॉजिटिव आपके मन से, आपको बोलते हैं ना पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए आपके आंसर से। तो यही मैं आपसे बोलूँगा कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, उस पर कुछ ऐसा लिखिए। देखिए कंक्लूजन के मैं थोड़े से कुछ हिंट देता हूँ आपको कैसे लिखने चाहिए, कि आपको ऐसा लिखना चाहिए कि नेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा अगर हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें।
नेशन अपने टारगेट को, जो सक्सेस गोल है, एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन सकता है हमारा भारत, कुछ इस तरह से अपने आंसर को एंड करना है। अगर बात करूं जनरल स्टडीज पेपर 2, नेशन बिल्डिंग की बात करनी है, अगले बंदे को लगना चाहिए कि हाँ आप कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और अंदर से भी आपका होना चाहिए कि यार अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो किस तरह से अपने विलेज लेवल को, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल को मैं एम्पावर करूंगा, जिससे कि हमारा नेशन बिल्डिंग हो जाएगी। देखो, जो एग्जामिनर इंटरव्यूअर होता है आपसे यही पूछता है, आपकी हिस्ट्री उसने चेक कर लिया, आपकी पॉलिटी उसने ऑलरेडी चेक कर लिया अपने आंसर राइटिंग में। अब वो आप में ये देखते हैं कि क्या आप में नेशन बिल्डिंग की जो है चीज़ें हैं वो आइडियाज़ हैं या नहीं। ठीक है, तो बस अपने कंक्लूजन को इस तरह से ख़त्म करें। ठीक है, तो अभी हमने सोचा था कि 2 आंसर जो है हम डिस्कस करेंगे, बट देखिए एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमने अच्छे से एनालिसिस किया, और यही पैटर्न जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का। अब मैं अगला सीरीज लाऊंगा, अगला पार्ट लाऊंगा जब आप इसमें 300 लाइक तक कर दोगे एम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा ये करो, क्योंकि मैं 60 से 70 वीडियो सीरीज लाऊंगा और इवन 100 भी इसको पहुंचा सकता हूं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। हर एक क्वेश्चन को करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे ब्रेक करना है, कितना ही लिखना है 150 शब्दों में, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो व्यूअर्स नए हैं आप हमारे हिंदू एनालिसिस को देख सकते हैं, और हमारा पेड ग्रुप का जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल है। ठीक है, जिन लोगों का जो ओल्ड व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम वही बताते हैं जो कि द हिंदू में एनालिसिस में बताते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में फिर स्क्रीनशॉट भेजनी है अपने पेमेंट की। अब पेमेंट है किस बेसिस पे, मंथली ये रहेगा आपका 99 रुपीज़ का। ठीक है, मंथली ये है 99 रुपीज़ आपको मंथली हमको पे करोगे, तो हम आपको हिंदू के करंट नोट्स और हाईलाइटेड वर्जन नोट्स देते हैं डेली के बेसिस पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट में भी, स्टैटिक में भी। ठीक है, ईयरली 499 रुपीज़ का है, जिसमें कि डेली के बेसिस पर पूरे साल भर डेली के द हिंदू नोट्स देते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल नोट्स हम आपको देते हैं फ्रीली प्रोवाइड। ठीक है, आप बहुत सारे, फिर मैं अभी दिखाता हूँ, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th के नोट्स, डिजिटल और हैंड रिटन नोट्स देते हैं। तो एक्चुअल में आपका करंट भी हो रहा है, स्टैटिक भी हो रहा है, मतलब सब नोट्स फ्री में ही मिल जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाती है, जो हम अभी एनालिसिस करा रहे हैं उसको चेक किया जाएगा। और फ़ोन गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, फ़ोन गाइडेंस मैटर करती है कि किस समय क्या करना है। कभी आप डिमोटिवेट होते हो, कभी आप रॉन्ग स्टेप ले लेते हो कि हाँ एनसीईआरटी ऐसे पढ़ ले हो, ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ ले हो, ये भी पढ़ ले हो, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब क्या है, इसमें आपको एक टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड किया जाएगा, जहां पर आप डिस्कस कर सकते हो, अपने आंसर लिख सकते हो और दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। याद रखना ये लिमिटेड है और ये एक तरह का प्राइवेट ग्रुप है। जैसे मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, देखिए एयरली करंट नोट्स, ये प्राइवेट ग्रुप ही है, जहाँ पर देखिए लोग अपनी आंसर राइटिंग है, हम अपने वॉइस नोट के उस पर इनको अपना वो देते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं करंट नोट्स ये आपको शेयर करते हैं। स्टडी मटेरियल देखिए, जितने भी ऑप्शनल नोट्स हैं, देखिए पॉबेट का पूरा शेयर किया है, बुक शेयर की है पॉबेट की, एंथ्रोपोलॉजी का वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, मैथ्स का फ्री नोट्स पूरे हैं, केमिस्ट्री के पूरे फ्री नोट्स हैं। तो जितने भी ऑप्शनल हैं जनरली हम यहाँ पर सब शेयर करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 है, क्लास 12 है, ये सब किया है। एनसीईआरटी क्लास 11 का देखो कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं वो नोट्स मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शेयर करता हूँ। तो 1 साल का है, पूरे स्टडी आपका मटेरियल मिल जा रहा है, आपको करंट नोट्स मिल जा रहे हैं। तो ये सबसे स्मॉल बजट में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि घर रह के पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है। सबसे कम बजट में आपको पूरा यूपीएससी घर बैठ के आप कर सकते हैं। बाकी देखिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि हम इसमें 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट आगे से आपका जितना ज़्यादा रिस्पांस आया, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, उस बेसिस पर हम डेली के बेसिस पर, अगर ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।